नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे खबरों का विज्ञापन लोक। किस तरह विज्ञापन खबरों पर हावी हैं, किस तरह खबरें अपना चेहरा बदल रही हैं विज्ञापन के दबाव में, कैसे उनकी आत्मा में भरी जा रही है विज्ञापन की आवाज़, और कैसे विज्ञापन तय कर रहे हैं न्यूज़ रूम की परिभाषा। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए अनिल चमाड़िया, जो जनमाध्यम मैगजीन के संपादक हैं। हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर। हमारे साथ हैं रितु माथुर, मीडिया समाजशास्त्री। और हमारे साथ हैं एक्सचेंज फॉर मीडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा। हम इन मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं एक इस विषय से जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। बीते दिनों कई बड़े अखबारों में एक स्टोरी छपी। ये स्टोरी लंदन में रहने वाली एक एनआरआई लड़की के बारे में थी। बताया गया कि लंदन से भारत पहुंचने के बाद वो गुमशुदा हो गई। 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर से उसकी बरामदगी दिखाई। अगले दिन पता चला कि ऐसी कोई एनआरआई लड़की का अपहरण हुआ ही नहीं है, और ये एक मनोरंजन टीवी चैनल के आने वाले धारावाहिक की महज पात्र है, एक काल्पनिक पात्र। इससे पहले एक टीवी समाचार चैनल ने पूरे मामले को खबर की तरह पेश किया, और यहीं से कहानी ने तूल पकड़ा। असल में पुलिस ने जिस लड़की की बरामदगी दिखाई वो कोई और थी। इस वाकये ने विज्ञापन और खबर के अंतर को न सिर्फ मिटा दिया, बल्कि विज्ञापन ही खबर बन गई। खबर पर लोगों का विश्वास लंबे समय से है, लिहाजा उसी रूप में विज्ञापन को परोसा जाना खबरों से भरोसा उठाने का कदम साबित होगा। एडवर्टोरियल और एडवर्ड न्यूज के मामले वर्षों से उठ रहे हैं। पेड न्यूज को भी इसी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि विज्ञापन के तौर तरीकों पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही। विज्ञापन को लेकर भारत में नियम कानून भी बने हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया नामक संस्था विज्ञापनों पर स्वनियमन के लिए बनी है। Write in to the Advertising Standards Council of India. लेकिन इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ज्यादातर विज्ञापन और मार्केटिंग के ही लोग शामिल हैं। सेल्फ रेगुलेशन इसीलिए कारगर नहीं हो पा रहा। 1986 में विज्ञापनों में महिलाओं के अश्लील निरूपण पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन क्या ये लागू हो पा रहा है? आज डिओड्रेंट, मोबाइल, कार और साबुन से लेकर सीमेंट तक के विज्ञापन में जिस तरह महिलाओं को दिखाया जाता है, उस पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर तंबाकू और शराब के विज्ञापन पर रोक लगती है, तो कंपनी अपने दूसरे उत्पाद के जरिए ब्रांड का विज्ञापन करती है। ये सरोगेट विज्ञापन है। अखबारों में खबरों और विज्ञापनों का अनुपात पहले की तुलना में उलट गया है। अब प्रचार अभियान के लिए मीडिया पार्टनर बनाए जा रहे हैं। अब विज्ञापन खबर और खबर विज्ञापन बनते जा रहे हैं। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। बातचीत की शुरुआत अनिल हम आपसे करते हैं। हम अभी जो चित्रकथा में आपको हमने एक कहानी दिखाई है कि जिस तरह एक गौरी भोसले, एक काल्पनिक लड़की जो एक सीरियल में कैरेक्टर के रूप में आ रही है, उसको जिस तरह खबर के तौर पे पेश किया गया, किसी चैनल के सीरियल के प्रमोशन के लिए न्यूज़ चैनल में जिस तरह से विज्ञापन आया, क्या आपको लगता है नैतिकता का जो एक मानदंड है, उसके हिसाब से इसको किस रूप में आप देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया के बारे में जब बात कर रहे हैं आप, तो नैतिकता की बात अब हम लोग को नहीं करनी चाहिए। आपने कहा है कि बाजार है, खुला बाजार है, और जब आपने बाजार को इजाज़त दे दी है तो बाजार अपने तरीके से चीज़ों को नियंत्रित करेगा। संकट अब आपके सामने ये आ रहा है कि आपने एक लंबे अभ्यास के बाद, लंबे अनुभव के बाद एक समाचार का ढांचा विकसित किया, और वो समाचार का ढांचा ही अपनी विश्वसनीयता, अपना भरोसा लोगों पर बनाए हुए है। बाजार हर जगह अपनी जगह तलाशता है अपने लिए कि कहाँ हम घुसपैठ कर सकते हैं और कहाँ हम घुसपैठ करके जो विश्वसनीयता हासिल है किसी भी ढांचे को, उस विश्वसनीयता का लाभ हम उठा सकते हैं। तो आप ये देखिएगा कि चुनाव की खबरों का जो ढांचा है उस पर विज्ञापन ने पैठ
जमा ली है, घुसपैठ उसकी हो चुकी है। और बहुत आप कहें कि प्रमुखता से जो बहस उभर के आई वो पेड न्यूज के सामने आई कि खबरों की शक्ल में ही ये आपको विज्ञापन दिए जा रहे थे और दिए जा रहे हैं, अभी भी दिए जा रहे हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं है, ना हो सकती है, मुझे नहीं लगता है कि हो सकती है कोई। अब सवाल है कि इससे भी अब आगे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे आगे भी स्थितियां अब जाएंगी और ये जा रही हैं। एक उदाहरण जो आपने बताया मुझे, एक उदाहरण है ये, इसमें खतरे दूसरे हैं जो शायद बाद में मैं आपको अपनी ओर से कहना चाहूंगा। लेकिन आनंद जी, क्या आपको लगता है कि जो खबरें हैं, जो खबरों का बाजार है, क्या उसकी कोई नैतिकता नहीं होती? मैं समझता हूं कि यहाँ तक कि खुद कैपिटलिज्म और जो बाजार है वो बार बार कहता है कि उसकी भी अपनी एक नैतिकता है, उसके भी कुछ नियम हैं, वो भी बार बार रेगुलेशन की बातें करता है। पर यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार में जिन प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना है, बेचना है, उसमें विज्ञापनों की एक सीमा है। विज्ञापन को अंततः लोग विज्ञापन की तरह ही देखते हैं। जो खबर के साथ विश्वसनीयता जुड़ी है, इसलिए बार बार जो विज्ञापन के मामले में एक समस्या यह है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते उतना, तो बार बार वो विज्ञापन और जो विज्ञापन देने वाला विज्ञापन दाता है वो खबर में घुसपैठ करना चाहता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं। कहा जाता है कि 1920s के आसपास पूरी दुनिया में ये बहस चलनी शुरू हुई कि जर्नलिज्म में जो एक पार्टिजनशिप है उसकी जगह ऑब्जेक्टिविटी कैसे लाया जाए। तो उसके लिए जो बात आई सामने, जो उसमें सबसे प्रमुख बात थी कि विज्ञापन और खबर के बीच एक, जैसे राज्य और चर्च के बीच सेपरेशन वॉल है, उस तरह की एक स्पष्ट विभाजन रेखा होनी चाहिए। वो विभाजन रेखा पिछले 20, 25, 30 सालों में लगातार गिरती जा रही है और अब तो लगता है कि उन दोनों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं रह जाएगी। अगर खबर के रूप में आप विज्ञापन हमें बेच रहे हैं और हमें आप बता नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा धोखा है, चीटिंग है, मैं मानता हूं। ऋतु माथुर, इनका कहना है कि ये खतरा ही नहीं है, एक चीटिंग है, एक पाठकों के साथ, दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ। लेकिन खासकर आप प्रचार किसी भी सीरियल का करें, किसी किताब का करें, किसी प्रोडक्ट का करें, किसी भी चीज़ का प्रचार करें, लेकिन दर्शक को यह मालूम होना चाहिए कि ये प्रचार है। बिल्कुल, अगर वो लीड स्टोरी की तरह, वो खबर की तरह, वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अगर विज्ञापन आता है और उसमें एडवर्टीजमेंट ADVT, ये 4 जो अक्षर हैं वो इस तरह लिखे हैं कि वो किसी को ना दिख रहे हों, तो क्या आपको लगता है ये वाकई खबरों के साथ एक जुर्म नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये खबरों के साथ खिलवाड़ है मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए जो व्यूअर है, ठीक है, वो अंधा विश्वास करता है। और हमारे देश में खासतौर से लोग जब न्यूज़ देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर जो भी बता रहा है, संवाददाता, वो बिल्कुल सही बता रहा है। एंकर जो बैठ के बोल रहा है, पढ़ रहा है, खासतौर से जब एंकर या रिपोर्टर बहुत बड़े हों, बहुत नामी हो, तो उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर कोई सवाल नहीं लगा सकता, उठा नहीं सकता। चैनल जब नामी हो, बिल्कुल, चैनल जब बड़े हों, बिल्कुल, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में अगर एडवर्टाइजर्स या इस तरीके से, चाहे वो प्रोग्राम हो या कोई खबर हो, अगर इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं लेकिन आप उनके साथ उनका विश्वास तोड़ रहे हैं। अनुराग, आपने खबरों की दुनिया ही नहीं, विज्ञापन की दुनिया को भी बहुत नज़दीक से देखा है। जो गौरी भोसले गायब है और उसके गुम होने की खबर आप हमें इस नंबर पर दीजिए। ये पूरा ये विज्ञापन और इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं, खासकर सहारनपुर के देवबंद में जिस तरह से घटना हुई, पुलिस ने कहा ये गौरी भोसले पकड़ी गई, पता चला कि वो एक लाचार लड़की है जो कुछ अपराधी किस्म के लोगों के चंगुल में आ गई थी और फिर सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ। तो ये इस पूरे पहलू को एक समाजशास्त्री के रूप में, एक मीडिया के विशेषज्ञ के रूप में कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आनंद जी की बात से सहमत हूँ कि एडिटोरियल और एडवर्टाइजिंग में चर्च और स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए। और मैं कहूँगा भारत में जितनी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो अखबार है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें खामियां रही हैं, तो ये तो बिल्कुल डिफेंड करने वाली बात नहीं है कि ये ठीक है। और जो अच्छे एडिटर है, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर है, वो समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी के कारण उनका बिजनेस मॉडल पुख्ता होता है। तो अच्छी क्रेडिबिलिटी होने से अच्छा बिजनेस मॉडल भी होता है। तो गौरी भोसले वाली जो इंसिडेंट वो ये दर्शाती है कि एडिटोरियल की वैल्यू है
तभी वो उसको एडिटोरियल बना के दिखाना चाहते हैं। तो अगर ये बार बार होगा तो भेड़िया आए वाली बात हो जाएगी, अगली बार कोई विश्वास नहीं करेगा कि भेड़िया आया है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसको डिफेंड करना बिल्कुल ख़राब है। बट मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो अच्छी खबर ये है कि अभी डिजिटाइजेशन होने जा रही है। जिस दिन डिजिटाइजेशन होगी उस दिन न्यूज़ चैनल्स के 40% एक्सपेंस बच जाएगा। वो एक्सपेंस बचेगा तो उसमें से कुछ कंटेंट में जाएगा, कंटेंट बेहतर होएगा, कमर्शियल प्रेशर कम होएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटाइजेशन होने से जो रेवेन्यूज़ का प्रेशर एडवर्टाइजिंग से है वो सब्सक्रिप्शन पे चला जाएगा। सो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज़ हेल्दी होंगे जिससे एडवर्टाइजिंग से प्रेशर कम होगा। आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं, कोई चीज़ दबा नहीं सकते हैं। आप अगर गलत खबर करेंगे अगले आधे घंटे में ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उसकी आलोचना होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले 2 साल में आप देखेंगे जो न्यूज़ मीडिया है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर चरम सीमा पे लाने के लेकिन आनंद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो डिजिटल मीडिया का दौर है और जिस तरह से अनुराग कह रहे हैं कि 40% बचत होगी न्यूज़ चैनलों को, खासकर जो उनको केबल वालों को और तमाम कंपनियों को देना पड़ता था बाजार में, कैरेज फी के रूप में। जी हाँ। तो इससे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह मार्केटिंग का एडिटोरियल पर दबाव है, ये केवल एक घटना की बात नहीं कह रहा हूं मैं, प्रिंट में भी, विजुअल मीडिया में भी, हर जगह ऐसा लगता है कि एडिटोरियल पॉलिसी जो है मार्केटिंग के लोग तय कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये 40% जो बचत होगी उसका इस्तेमाल एडिटोरियल को स्ट्रेंथन करने में लगेगा आगे? क्योंकि क्या गारंटी इसकी है? अनुराग जी की ये जो उम्मीद है, मैं भी प्रार्थना करूंगा, डेमोक्रेसी के लिए तो ये बहुत जरूरी है। पर दुनिया भर का अगर ट्रेंड देखें तो जो सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो चाहे अखबार हो, उनके जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, जो उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में पी साईनाथ भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि वो इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपल्सन टू लाई। यानी आपकी जो संरचनागत ढांचा है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रेशर है कि आपको मुनाफा अधिक से अधिक करना है। तो अगर आपको एक जगह बचत हो रही है, इसके बावजूद मुनाफे की भूख नहीं खत्म होने जा रही है। तो मुनाफे की जब तक भूख है, उस भूख के आधार पर जो आपका कॉर्पोरेट संरचना है आपके चैनल की, आपके अखबार की, वो आपको फोर्स करती है कि आप झूठ बोलें। झूठ बोलने का मतलब जैसे खबर में आप विज्ञापन मिलाएं और विज्ञापन एक तरह से खबर की तरह से आए, उसका इस्तेमाल करें। आनंद जी, हम इस विषय को अगले चक्र की चर्चा में जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि मुनाफे की भूख किस तरह कंटेंट की हत्या कर रही है। हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे अभी एक छोटे से अंतराल के बाद। अनुराग, हम आपसे जानना चाहेंगे न्यूज़ होल। आपको याद होगा कि आज से 20 साल 25 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से इस तरह का कंसेप्ट आया था। वो ये तय करते थे दोपहर में कि आज रात को अखबार कैसा छपेगा, और शाम होते होते ये तय कर लेते थे कि अखबार का खाका क्या है। सारे पेज पर विज्ञापन पहले तय हो जाते थे और फिर देखा जाता था कि न्यूज़ होल कहाँ है, कहाँ न्यूज़ उनमें डालनी है। तो ये जो कंसेप्ट न्यूज़ होल का था वो भारत में भी आ गया है और बहुत पहले से आया है, ये नहीं कि अभी आया है। 15 सालों से तो 10 सालों से हम लोग भी देख रहे हैं कि विज्ञापन पहले तय हो जाते हैं और कंटेंट जो है उसमें भरा जाता है कि कहाँ कहाँ बच रहा है कंटेंट। तो ये एक अब खतरनाक हद तक ये पहुँच गया है। ऐसे दौर में आपको क्या लगता है इस ट्रेंड को फाइट आउट करने के लिए क्या बाजार से कुछ लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा? क्योंकि एडिटोरियल से इनिशिएटिव शायद नहीं है, तो कहीं ना कहीं जब तक प्रबंधन के स्तर पर, मैनेजमेंट के स्तर पर एक नए ढंग की बात नहीं आती, तब तक ये ट्रेंड नहीं बदलेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जितने मीडिया कंपनीज चलाते हैं, न्यूज़ कंपनीज चलाते हैं, वो समझते हैं कि एडिटोरियल को सैंक्रोसैंक्ट होना, ऑनेस्ट होना, क्रेडिबिलिटी होना बिजनेस के लिए अच्छा है। और मैं कहूँगा जो एडिटोरियल है वो सरस्वती है। तो जब सरस्वती का वास होगा तभी लक्ष्मी का वास होगा। अगर सरस्वती जी नहीं है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, ये पहली बात। दूसरी बात, हम मजाक में कई बार कहते हैं अपने ऑफिस में कि एडिटोरियल इज़ अ फिलर अमंगस्ट एड्स, बट वो मजाक में कहते हैं।
मोस्ट पीपल बाय अ न्यूज़पेपर, वो खरीदते हैं या एक न्यूज़ चैनल देखते हैं एडिटोरियल के लिए। लेकिन अनुराग, ये मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं कि विज्ञापन के लिए भी कंपनियों ने मिलकर अथॉरिटी बनाई हुई है। एक ऐसी अथॉरिटी है जो सजेस्ट करती है, गाइडलाइंस देती है, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करती है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं सामने आया कि मीडिया में जिस तरह से विज्ञापनों को कंटेंट के ऊपर फेंका जा रहा है, कंटेंट को बल्कि नष्ट किया जा रहा है, और कंटेंट की जो पवित्रता है उसकी कब्र पर विज्ञापनों का जो आतंक एक तरह से खड़ा किया जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए कोई अथॉरिटी की तरफ से पहल मुझे दिखी नहीं अभी तक। देखिए, अगर आप देखें तो न्यूज़ को पाक रखने के लिए मेरे हिसाब से भारत में 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो पिछले कुछ महीनों में बहुत एक्टिव हो गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने राजदीप के जब प्रेसिडेंट थे और कुम्मी कपूर थी, तो उन्होंने एक डायरेक्टिव भेजा जिसमें पेड न्यूज़ के रेट कार्ड्स के बारे में चर्चा हुई और सबको कहा गया कि इसको तो एडवर्टाइजिंग। मैं लेकिन अनुराग, मैं विज्ञापन की अथॉरिटी के बारे में पूछ रहा हूं, जो विज्ञापन अथॉरिटी बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है एडिटोरियल इश्यूज पे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, अनिल, उसका रोल डिफरेंट है। उसका रोल एडिटोरियल पे वो टिप्पणी करना नहीं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स को केवल वो देखती है, एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स जैसे वो अगर महिलाओं के बारे में या जो बच्चों के बच्चे बोल, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं कि उन्होंने जैसे एक सजेशन दिया कि महिलाओं के बारे में ऐसे विज्ञापन नहीं लाए जाने चाहिए जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। बहुत सारे उन्होंने, और बल्कि यही नहीं, उसके बारे में इसके बाद भी आ रहे हैं, इसके बारे में कानून भी है, केंद्रीय कानून भी है। और विज्ञापनों में खास करके जो मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, कम से कम आधा दर्जन ऐसे कानून हैं जो भारत सरकार ने, भारतीय संसद ने बनाए हुए हैं, जो विज्ञापनों को रेगुलेट करने के लिए हैं। और उनके लिए जो इंटरनल जो सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म है, ये जो आस्की है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दरअसल एक सेल्फ रेगुलेशन की बॉडी है जिसमें एडवर्टाइजर्स हैं, लेकिन वो दरअसल बहुत ही उस जो सेल्फ रेगुलेशन की हालत इस समय हम देख रहे हैं, उनकी भी हालत वही है। वो कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। एक दो बार, कई बार एडवर्टीजमेंट उन्होंने विड्रॉ भी किए हैं, जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जोर लगाया है, उन पर धमकी दी है, उनको वार्निंग दी है, तो उन्होंने उसको विड्रॉ नहीं। लेकिन अनिल, चाहे इस काउंसिल की हम बात करें या सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से एडिटर्स जो उनके जो एसोसिएशंस हैं उनकी बात करें, या JS वर्मा साहब के नेतृत्व में जो एक मैकेनिज्म है उसकी बात करें, अभी तक चाहे एडिटोरियल का मामला हो चाहे विज्ञापन का मामला हो, इसमें सेल्फ रेगुलेशन की कोई प्रक्रिया बहुत इफेक्टिव नहीं नजर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि मीडिया में रेगुलेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है, मैं कह रहा हूं हम लोग कोई वेग क्यों बात करते हैं, कोई एक उदाहरण देना कि हाँ ये काम हुआ है, ये बात हुई है, ये गाइडलाइंस आए। पहली प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट से दूसरी प्रेस काउंसिल तक जितने भी गाइडलाइंस आए हैं, आप ये बताइए कि उनमें से एक चीज भी इंप्लीमेंट हुई है? एक चीज भी इंप्लीमेंट हुई है? अभी जो आपने एसोसिएशन बनाए हैं, ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, एडिटर्स की का जो एक मंच बनाया है, कौन सी बात लागू करते हैं? निर्मल बाबा का उदाहरण क्यों हम लोग भूल रहे हैं? जी, अभी टेम ने रेटिंग दी, बिल्कुल, और रेटिंग दी किस पर? विज्ञापन पर रेटिंग दे रहे हैं आप, और उसको आपने सबसे नंबर 1 पे प्रोग्राम में पहुंचा दिया बिना एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए, जबकि वो एडवर्टाइजमेंट था। और आपने तो आप कह रहे हैं कि ये टाइम जो है वो तो प्राइवेट एक कंपनी है और वो रेटिंग देती है, लेकिन उसने क्या किया? मैं जो बात कर रहा हूं, देखिए 2 खतरे बहुत हैं इस घटना के जरिए। मैं के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, एक हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो अवेयर लोग होते हैं और होना चाहिए, उनमें एक बड़ा हिस्सा भीड़ की तरह ट्रीट करने लगा है, और जो कंडीशन जो बन रहा है, वर्किंग कंडीशन जो है, वो उसको भीड़ की तरह ट्रीट करने के लिए बाध्य कर रहा है। एक बात जो सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा, इस पार्टिकुलर केस में मैं एक सवाल करता हूं, NRI लड़की नहीं होती तो ये खबर क्या इस तरह से आती? आपकी जो दबी हुई जो मानसिकता है, जो आपका दिमाग जिस तरह से अब तक ऑपरेट होता रहा है, वो उसका पुनरुत्थान हो रहा है, फिर से वो उभर रहा है इस पूरे दौर में। इस बात को समझिए, पुलिस वाला डिनाई नहीं कर रहा। ऋतु माथुर, आपको क्या लगता है कि ये जो अनिल बात कह रहे हैं कि खासकर विज्ञापन में एक तरह से महिलाओं पर सबसे अधिक हमला है, यानी उनके शरीर पर, उनके विचारों पर, उनके बैकग्राउंड को लेकर, और महिलाएं हर जगह
विज्ञापन में जिस तरह एक सामग्री के रूप में पेश की जा रही हैं, लेकिन सरकार, शासन, मीडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बड़े किरदार, सबके कहने के बावजूद चीज़ें बदल नहीं रही हैं। आखिर वो क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, आपने सही बोला कि सरकार के कहने के बावजूद भी, या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कहने के बावजूद भी स्थिति नहीं बदल रही है। स्थिति वहीं की वहीं है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लेकिन उन्हें कोई मानता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बात करते हैं तो लोग सिंपल, या मैनेजमेंट जो है वो साफ ये कहता है कि लोग ये देखना चाहते हैं, लोगों की ये डिमांड है, लोगों की ये मांग है। तो जब आप सब कुछ लाकर यहाँ रोक देते हैं कि लोगों की ये डिमांड है, लोगों की मांग है, लोग देखना ही ये चाहते हैं, अश्लील पिक्चर हो या औरत का मतलब फिगर हो या जो कुछ भी हो, अपनी चीज़ बेचने के लिए या न्यूज़ दिखाने के लिए, तो फिर उसके बाद आप कैसे उसमें रोक लगा सकते हैं? क्योंकि ये एक रिपोर्टर के हाथ में नहीं होता, या ये काम करने वाले लोगों के हाथ में नहीं होता, ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है। और आनंद, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं रितु कि बार जो मार्केटिंग के लोग हैं, चैनलों के इवन एडिटर इन चीफ्स हैं, वो किसी भी उल जलूल अपने कंटेंट को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं। ये तो खैर बहुत पुरानी बहस हो चुकी है, और अब इस बहस को, मतलब इस बहस का जवाब तो सिर्फ यही हो सकता है कि ये उनके दिवालियेपन को बताता है, और ये भी बताता है कि किस तरह से जो उल जलूल कंटेंट के पीछे का जो इकोनॉमिक्स है और सोशियोलॉजी है, उसको भी हमें समझना चाहिए। जो उल जलूल कंटेंट है उसको बनाना बहुत सस्ता है, वो सबसे बिना खर्च के आप बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसके पीछे उसका एक इकोनॉमिक्स ये है, और उसकी सोशियोलॉजी ये है जिसकी तरफ अनिल जी इशारा कर रहे थे, कि वो एक खास तरह का जो मेल शॉविनिज्म है हमारे न्यूज़ रूम के अंदर भी बैठा है, जिस सामंती ढांचे से हमारे न्यूज़ रूम के अंदर बैठे हुए हमारे जर्नलिस्ट और गेटकीपर्स हैं, उनकी भी जो मानसिक बुनावट है उसको भी वो सूट करता है, और बहुत हद तक हमारे दर्शकों के भी एक बड़े हिस्से को शूट करता है। तो क्या मीडिया का काम जो मौजूदा स्टीरियोटाइप्स हैं उन्हीं को और मजबूत करना और उसको इनकैश करना, और एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है लोगों के, उसको सहलाना है, या लोगों की रुचियों को परिष्कृत करना है? अब ये बहस तो बहुत इतिहास में प्रेमचंद के जमाने से चली आ रही है। लेकिन अनुराग, हमारे पास बिल्कुल अब समय कम है क्योंकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे आप इंडस्ट्री में देखते हैं विज्ञापन और कंटेंट के बीच कैसे समझौते होते हैं। मैं किसी एक कंपनी, एक अखबार, एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल ट्रेंड है। आज प्राइवेट ट्रीटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत सारे नेट बनाए जा रहे हैं। कभी कोई मीडिया नेट कहता है, कभी कोई अपना अलग अलग नेट उसको बताता है कि हमारे पास नेटवर्किंग है साहब इतनी कंपनियों के साथ, और उनके साथ बाकायदा संधियां हैं, उनके साथ बाकायदा तय है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये एक ट्रीटीज जो ट्रीटीज हैं वो जाहिर है जिन कंपनियों के साथ आपकी ट्रीटीज हैं, आप उनके खिलाफ पॉजिटिव जो कवरेज है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, निगेटिव पर कम जोर देंगे। और कुल मिलाकर मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे सवाल उठे हैं कि वो भी एक तरह का पेड न्यूज़ है। आपको क्या लगता है? देखिए, पेड न्यूज़ तो किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं पहली बात ये कह दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आप प्राइवेट ट्रीटीज़ की बात कर रहे हैं या ब्रांड कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज नहीं है कि पॉजिटिव एडिटोरियल कवरेज होगी। और मेरे हिसाब से जो बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं, समाचार पत्र है, न्यूज़ चैनल है, उनको समझ आ गया है कि उनका प्रिजम्पटिव क्रेडिबिलिटी कम होता जा रहा है। तो पिछले 1 साल में मैं कहूँगा न्यूज़ चैनल ने, अखबारों ने बहुत कोशिश की है कि वो अपनी प्रिजम्पटिव क्रेडिबिलिटी को वापस लाए। तो मीडिया नेट किसी भी फॉर्म में अच्छा नहीं है। लेकिन मैं एक उसके डिफेंस में एक बात, लेकिन अनुराग, माफ कीजिएगा मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन सेबी ने बाकायदा इस मामले में हस्तक्षेप किया था, और सेबी ने एक गाइडलाइन दी थी कि जिन कंपनियों के साथ अखबारों की या चैनलों की ट्रीटीज हैं, वो कृपया जब भी उसके बारे में खबर छापें तो बाकायदे डिक्लेरेशन दें कि उस कंपनी का कितना शेयर उनके पास है। तो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। मैं एक बात क्विकली, ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये बहुत जगह आ रहा है, बिकॉज़ मैं ऊपर शुरू हुआ है, और ऐसा भी हुआ है कभी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, 2 चीज कहना चाहूंगा कि ये जो एक विमेन का पोर्ट्रेयल है एड्स में, प्रोग्राम्स में, ये चेंज हो रहा है। आजकल डीओ की एड्स में मेन प्रोटोगनिस्ट मैन है, नॉट विमेन। पहले दिखाते थे कि एक कुकिंग आइटम की ऐड है तो उसमें विमेन कुक कर रही है, आजकल बहुत सारी एड्स है जिसमें मेन कुक कर रहे हैं, तो वो संदर्भ चेंज हो रहा है। बिल्कुल समय खत्म हो चला है। हम आप दोनों लोगों से, दोनों जर्नलिस्ट हैं, हम आप दोनों लोगों से जानना चाहते हैं कि खासकर जहां से हमने शुरुआत करी कि जिस तरह का गौरी भोसले के संदर्भ में जो विज्ञापन और खबर की शक्ल में विज्ञापन पेश हुआ, उसमें खबर चल रही है,
कोई करंट अफेयर्स पर डिस्कशन चल रहा है, अचानक वही एंकर इस खबर को पेश करता है, विज्ञापन को, और लगता है कि वो खबर है। क्या ये जो फॉर्मेट है, जहां एक न्यूज पर्सन, जहां एक एंकर न्यूज चैनल का एक विज्ञापन को पेश करने लगता है और पता नहीं चलता कि ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है या ये विज्ञापन चल रहा है, ये जो भेद का मिटना है दोनों का, क्या आपको लगता है जर्नलिज्म के लिए, किसी भी चैनल के लिए, किसी भी अखबार के लिए, इस ट्रेंड को किस रूप में आप दोनों देखते हैं? मैं समझता हूं ये अपनी जो क्रेडिबिलिटी और इंडिपेंडेंस, यानी जिसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हम कहते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करना है, उसके साथ समझौता करना है, और ये किसी रूप में भी न तो नैतिक है और न कानूनी है। और मुझे लगता है कि इस पर निश्चित तौर पर न सिर्फ प्रेस काउंसिल को और दूसरे इस तरह की जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, बल्कि इसकी खुलकर के चर्चा होनी चाहिए और ये बात होनी चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन क्यों इस तरह से घुस रहे हैं। बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, हमारे पास समय नहीं है। ये ट्रेंड लगातार चल रहा है, जैसे सीरियल्स, आप न्यूज चैनल देख रहे हैं और आपको कई बार पता नहीं चलता है कि आप इंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं या न्यूज चैनल देख रहे हैं। सीरियल चल रहे हैं, लाफ्टर जो सीरियल्स हैं वो चल रहे हैं, वो प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं एक बड़ी जो चिंता का विषय इस घटना से, खासतौर से आप चूंकि विजुअल्स में ये देख रहे हैं कि एक एंकर जो न्यूज पेश कर रहा है वही जो है एक एडवर्टीजमेंट भी पेश कर रहा है। एक बात ये खतरा देख रहे हैं, और वो कहीं नहीं कहता कि ये विज्ञापन है। हाँ, विज्ञापन नहीं है। तो ये देखिए, और एडीवीटी और जो आता है वो कोई देख नहीं पाता। लेकिन ये कह रहा है कि डिसरप्टिव एडवर्टीजमेंट। लेकिन उर्मिलेश, मैं जो एक गंभीर खतरे की तरफ जो ध्यान दिलाना चाहता हूं इस प्रोग्राम के बारे माध्यम से, कि आप सोचिए कि पूरी स्टेट मशीनरी और पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है न्यूज का, वो पूरा अगर ये ट्रैप में आ रहा है, अगर ये कॉमर्शियल ट्रैप में आना है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात मुझे लगता है कि आप खतरनाक बात, अनुराग बत्रा, अनिल चमड़िया, हमारा समय खत्म हो चला है। ये बात सही है कि आधे घंटे में ये बहस हम चाहते हुए भी बहुत लंबी नहीं कर सकते, बहुत सारे इश्यूज हमसे छूट सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं और आप सभी लोगों की ओर से कि इस तरह की बहस जारी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चैनल, अखबार या विजुअल मीडिया या प्रिंट मीडिया में जितने फोरम्स हैं, सबके पत्रकारों के लिए, उनके संपादकों के लिए एक गहन चिंता का विषय है कि किस तरह हम विज्ञापन और संपादकीय, यानी न्यूज रूम, खबर और विज्ञापन का भेद अगर खत्म हो रहा है तो ये पाठकों के साथ, श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ वाकई अन्याय है। और इस पर उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो जाने अनजाने इस तरह की गलती कर बैठते हैं। आत्मालोचना, आत्मनिरीक्षण जब तक नहीं होगा, भारतीय मीडिया के चेहरे पर लगातार लोग सवाल उठाएंगे और वो दिन भी आ सकता है जब जनता हमसे जवाब मांगेगी और हमारे पास जवाब नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।